साथियों नमस्कार। रत्नेश कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जर्मनी के एकीकरण के बाद इटली के एकीकरण के बारे में। 19वीं शताब्दी में इटली भी एक भौगोलिक इकाई के रूप में रहता है और इटली का राजनीतिक इकाई के रूप में हम उल्लेख नहीं पाते हैं, अर्थात इटली नाम का कोई देश नहीं था। 19वीं शताब्दी में इटली एक भौगोलिक इकाई है। चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी में इटली मात्र एक भौगोलिक इकाई है। उन्नीसवीं शताब्दी में इटली मात्र एक भौगोलिक इकाई है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसमें अनेक राज्य थे। इसमें अनेक राज्य थे। इसमें अनेक राज्य थे जिनमें आपसी एकता का अभाव था, यानी जिनके आपसी हित एक दूसरे के विपरीत थे। जिनके आपसी हित एक दूसरे के विपरीत थे। मैं लिखवाऊंगा नहीं, बोल दे रहा हूं, आप लोग उसी भाषा को परिमार्जित करके लिख लीजिएगा। इसके पहले 31 मिनट का वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड किया है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मैं जो ब्लूटूथ इस्तेमाल करता हूँ वायरलेस वाला, तो किन्हीं कारणों से 800-900 रुपये का ब्लूटूथ वो बिगड़ गया। मात्र 2 ही क्लास उससे रिकॉर्ड कर पाए हैं। मैं विदाउट माइक का आपको बोल रहा हूँ। अब इसी से बोलूँगा क्योंकि दिमाग बिल्कुल भी ख़राब है। रात के 2, सवा दो से ज़्यादा हो रहे हैं, 2:30 के आसपास हो रहे हैं। लेकिन अब स्टैंड लगाए थे तो वीडियो हम सोच रहे हैं डाल भी ही दें, क्योंकि ये स्पीकर है, स्पीकर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये इसका ये सिस्टम इस पर दिखेगा, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। रद्दी के भाव समझ लीजिए गया। तो मैं बहुत तेज़ी से नहीं बोलूँगा, बगल में बच्चे रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब होगा, तो आप कोशिश करिएगा सुनने की। मैं कैमरे के पास से आकर के बोल रहा हूँ, इसीलिए 19वीं शताब्दी में इटली मात्र एक भौगोलिक इकाई है। इसमें अनेक राज्य थे जिनके आपसी हित एक दूसरे के विपरीत हैं। इनमें एकता का अभाव है। ठीक है, ये इसलिए इनमें आपसी एकता का हित एक दूसरे के विपरीत थे। और सबसे बड़ी बात यह है, इस इटली की एकीकरण में अगर ये आपस में एक हो जाते तो इनको शासन से हाथ भी धोना पड़ता। 19वीं सदी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे इटली में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। कुछ संस्थाओं का जन्म हुआ, जिसमें एक संस्था का नाम है कार्बोनरी नामक संस्था का जन्म हुआ। और नेपोलियन की इटली विजय एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त करती है। नेपोलियन की आगे चलकर के पराजय भी होती है वाटरलू में, और एक बार फिर से इटली एक संकट की दिशा में जाता है, रूढ़िवादी लोगों के खेमे में चला जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया कि 19वीं शताब्दी में इटली मात्र एक भौगोलिक इकाई है। इसमें अनेक राज्य थे जिनके आपसी हित एक दूसरे के विपरीत थे। अब यहाँ से समझिएगा, मैं यहाँ से एक मैप बना रहा हूँ, उसी मैप से आपको समझ में आएगा। अब जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। बाकी दिमाग हमारा एकदम डिस्टर्ब हो गया इस माइक की वजह से, और जब हमारा दिमाग डिस्टर्ब होता है तो हमारा कोई भी काम मन नहीं करता है करने का। लेकिन अब काफ़ी देर हो गया, हमने श्रम सोच रहे करके डाल ही दे वीडियो। तो अब ये वाला जो इलाका है इसको लोम्बार्डी कहा जाएगा। लोम्बार्डी है ये इलाका, और ये वाला इलाका वेनेसिया है।
ये वेनेसिया है, ये लोम्बार्डी और ये वेनेसिया। ये परमा है, ये परमा है। और आगे चल करके एक नाम और आता है, ये मोडेना है, मोडेना नाम मिल जाएगा। टस्कनी, अगला है टस्कनी, मोडेना, टस्कनी। और इधर आपका आ जाएगा पेपल, मोडेना, टस्कनी, पेपल। ये इधर नाम आ जाएगा वेनेसिया, लोम्बार्डी। इस वेनेसिया और लोम्बार्डी पर किसका शासन है? वेनेसिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का शासन है, ऑस्ट्रिया का शासन है। परमा पर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का शासन है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है यहाँ पे। परमा पर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी हैं। मोडेना, टस्कनी, पेपल। और इधर जो है वो दोनों सिलिसिया राज्य हैं। इधर 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 दोनों सिसिलियों का राज्य है, सिसिलियों का राज्य है। यहाँ पे मैप में आप देख लीजिएगा, ये चीजें आपको मिल जाएंगी। और इधर जो है वो सार्डिनिया है, सार्डिनिया। मैं दूसरा भी अपलोड कर दे रहा हूँ, दूसरा वीडियो, उस पर आप मैप को थोड़ा सा देख लीजिएगा बढ़िया ढंग से। इसमें मैं जल्दी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर मेरी आवाज़ जा रही है, उस पर आवाज़ मेरी 2 या 3 मिनट के बाद नहीं है, वीडियो अपलोड है वो भी। लोम्बार्डी, ये पहला है सार्डिनिया, दूसरा लोम्बार्डी, तीसरा वेनेसिया, चौथा परमा, पांचवा मोडेना, छठा टस्कनी, सातवां पेपल, आठवां सिलिसिया। तो कहने का मतलब है कि जो इटली की हम बात कर रहे हैं, जिस इटली की, वह इटली 8 राज्यों में, जिन राज्यों में बंटने की बात हम कह रहे हैं, इटली उस समय 8 राज्यों में विभक्त था। इटली 8 राज्यों में विभक्त था। और ये जो इटली 8 राज्यों में विभक्त है, इस पर अलग अलग राजा जो हैं वो शासन कर रहे हैं। इटली जो है उस पर अलग अलग राजा शासन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का शासन है, परमा पर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी शासन कर रही हैं। और ये जो सार्डिनिया है, मैं आपको बताऊं, सार्डिनिया पर सेवाय वंश का शासन है। सार्डिनिया पर सेवाय वंश का शासन है। यानी मैंने आपको बताया कि अनेक राज्य थे जिनके आपसी हित एक दूसरे के विपरीत थे। इटली में अनेक राज्य थे जो इनके हित आपसी एक दूसरे से बिल्कुल भी विपरीत थे, राजनीतिक एकता के विरुद्ध थे ये लोग। एकता नाम की इनके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे इटली में राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है। तो इटली के जो ये 8 राज्य हैं, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मोडेना, टस्कनी, पेपल और सिसिलियों का राज्य है। ये जो सिसिलियों का राज्य है, सिसिलियों पर स्पेन के राजा, स्पेन के एक राजवंश हैं बूर्बो, उनका शासन है। सार्डिनिया पर सेवाय वंश का शासन है। परमा जो है उस पर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का शासन है। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का शासन है। जब 1800 ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं कि राष्ट्रवाद उदय होता है, नेपोलियन की पराजय के बाद इटली रूढ़िवादियों के खेमे में आता है। 1815 ईस्वी में आपको बताऊं, 1815 में नेपोलियन पराजित होता है। जब 1815 में नेपोलियन पराजित होता है वाटरलू के युद्ध में, किसमें? वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन पराजित होता है तो यही नेपोलियन
जो कि एक बहुत बड़े सितारे के रूप में है, उसका जब अस्त होता है तो 1815 में ही वियना एक सम्मेलन होता है, उसमें जो इटली है वो फिर से रूढ़िवादियों के खेमे में चला जाता है। तो ये जो पूरा इलाका आप यहाँ तक देख रहे हैं, ये उत्तरी इटली है, और ये मध्य इटली है, और ये दक्षिणी इटली है। तो उत्तरी इटली का एक बड़ा इलाका रूढ़िवादियों के खेमे में जाता है। ऑस्ट्रिया का शासन इस पर आ जाता है, ऑस्ट्रिया इस पर शासन है। मैं आपको बता रहा हूँ, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई बन रहा है तो ऑस्ट्रिया बन रहा है। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई बन रहा है तो ऑस्ट्रिया बन रहा है। वहाँ पर इंग्लैंड बाधक के तौर पर हैं, हनोवर प्रांत इंग्लैंड के पास है, ठीक है ना। उसके बाद फ्रांस बाधक के रूप में हैं, और वो पूरे जर्मनी को, पूरे प्रशा को जीत करके, उसका विस्तार करके विलय करना चाहता है एक प्रकार से जर्मनी का। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं इटली का जो 8 राज्यों में विभाजन हुआ है, इनके राजा उस ढंग से बिल्कुल अलग हैं, इनके अलग अलग नियम कायदे कानून हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो 8 राज्यों में विभक्त हैं, इनके अलग अलग टाइप के विचार रहेंगे, इनके अलग अलग एजेंडे रहेंगे। तो ये आपस में एकता इसलिए नहीं स्थापित करना चाह रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो 8 राज्य हैं, अलग अलग वंश के शासन इस पे शासन करने वाले कर रहे हैं, इसीलिए इनके राजनीतिक हित जो हैं वो अलग अलग हैं। ये आपस में एकता करने के मूड में नहीं है। मैं इसको अब मिटा देता हूँ, बाकी किताब से आप देख लीजिएगा। सार्डिनिया सेवाय वंश का शासन है, ध्यान से देखिएगा। लोम्बार्डी वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का शासन कर रहा है। लोम्बार्डी वेनेसिया उत्तरी इटली के अंतर्गत आ रहे हैं, और परमा पर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का शासन है। और मोडेना टस्कनी ये मध्यवर्ती राज्य हैं, और जो दक्षिणी राज्य है सिसिलियों का, इस पर जो है स्पेन के बुर्बो वंश के राजा शासन कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी का इटली एक भौगोलिक इकाई है, राजनीतिक इकाई नहीं है। अनेक राज्य थे जिनके आपसी हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। शासक जो हैं इटली के और राजनीतिक एकता के विरुद्ध थे। एकता होगी कैसे जब इनके एजेंडे अलग अलग होंगे। आगे मैं चलूं, आगे चल करके जब नेपोलियन की पराजय होती है तो उत्तरी इटली का एक बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रिया के पक्ष में आता है, और वह वियना कांग्रेस का ही देन था। आप लिख लीजिएगा कि उत्तरी इटली का जो हिस्सा वाटरलू के युद्ध में जब पराजित होता है नेपोलियन, तो नेपोलियन का जो शासन है उसके बाद वियना सम्मेलन होता है। उसमें ऑस्ट्रिया एक बड़े हिस्से पर, जो उत्तरी इटली वाला जो पूरा इलाका है लोम्बार्डी वेनेसिया का, इधर परमा का, इस पर पूरा ऑस्ट्रिया का एक छत्र शासन हो जाता है। और वहाँ पे अब कुछ लोग हैं, कुछ राष्ट्रवादी लोग हैं इटली के, जो संस्था को खड़ी करने में विश्वास रखेंगे। तो एक गुप्त संस्था कुछ लोगों ने खड़ी की, जिसको हम कार्बोनरी नामक संस्था के नाम से जानते हैं। कार्बोनरी नामक संस्था के नाम से। ऐसे ऑडियो मुझको बहुत आवाज़ तेज करके बोलना पड़ता है, मैं थक जाता हूँ। कार्बोनरी नामक संस्था को यहाँ पर कार्बोनरी नामक संस्था का उद्भव होता है। कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना की जाती है, जो नेपल्स के अलावा कई जगहों पर फैल जाती है। ये जो कार्बोनरी संस्था है, ये नेपल्स के अलावा और कई जगहों पर फैलती है। नेपल्स के अलावा कार्बोनरी नामक संस्था कई जगहों पर फैल जाती है, कई जगहों पर फैल जाती है। मैं भले ही मैं गलत कुछ कम लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर थोड़ा कम भी ध्यान देंगे चल जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कुछ लोगों ने कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना की,
जो नेपल्स के अलावा कई जगहों में फैल गई। 1820 का नेपल्स विद्रोह में कार्बोनरी का मुख्य हाथ था, यानी इसका मुख्य योगदान था। यहाँ तक आप समझ जाइए। अब इसका सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, पैरा चेंज करके आप लिखिएगा। उत्तरी इटली का जो हिस्सा ऑस्ट्रिया के पक्ष में था वह वियना कांग्रेस का ही रूप है, क्योंकि वाटरलू में 1815 में नेपोलियन का पराजय एक बहुत बड़ा धक्का है। ऑस्ट्रिया फिर से दूसरे राजतंत्र के अधीन आ रहा है। आगे चल करके 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप इटली में भी क्रांति होती है। परमा और मोडेना में विद्रोह होते हैं 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अब ध्यान दीजिएगा, 1830 की फ्रांसीसी, इसको लिखिएगा यहाँ से, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, मजा पूरा खराब कर दिया हमारा दिमाग। क्रांति के बाद परमा और मोडेना में विद्रोह हुए। परमा प्लस मोडेना में विद्रोह हुए। परमा और मोडेना में विद्रोह हुए। ध्यान दीजिएगा, परमा और मोडेना नामक स्थानों पर विद्रोह होते हैं। और मैं यहाँ पर कुछ बाधाओं की अगर मैं चर्चा करूँ जो इटली के एकीकरण में बाधक तत्व हैं, उन पे मैं अगर बात करूँ कि इटली का जो एकीकरण होने वाला है उसमें मुख्य बाधक तत्व क्या हैं। मैंने 8 राज्यों के बताए। इस पे अलग अलग वंश के लोग शासन कर रहे हैं और राजनीतिक एकता में विश्वास नहीं कर रहे हैं। इटली मात्र एक भौगोलिक इकाई है, यहाँ तक क्लियर हो ही गया है। आप कई बार मैं बोल रहा हूँ, आप इस चीज़ को मिस मत करिएगा। इटली जर्मनी की तरह एक भौगोलिक इकाई है, राजनीतिक इकाई नहीं है। यानी इटली नाम का कोई देश नहीं था, इसमें अनेक राज्य थे जिन पर आपसी हित एक दूसरे के अलग अलग हैं, अलग अलग राजवंश के राजा शासन कर रहे हैं। ये यहाँ पे समझने वाली बात है। 19वीं सदी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनसे इटली में राष्ट्रवाद का उदय होता है। मैं 19वीं सदी में जो घटनाएं घटित होने की बात कर रहा हूँ, उससे मैं अगर 1815 बोलूँ तो 1815 का मतलब होता है कि 1815 ये कोई सन नहीं है, ये 19वीं शताब्दी के अंतर्गत ही आएगा। 1801 से लेकर के 1899 तक ये 19वीं शताब्दी के अंतर्गत ही आएगा। तो 19वीं सदी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मैं आपकी किताब से ही बोल रहा हूँ, जिनसे इटली में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, संस्थाओं का जन्म हुआ। नेपोलियन की इटली विजय ने एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया, ऐसा लिख लीजिएगा। नेपोलियन की इटली विजय ने एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया। नेपोलियन आगे चल करके हारता है वाटरलू के युद्ध में, जिससे उत्तरी इटली का जो हिस्सा है वो वियना कांग्रेस में जो बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, उसमें ऑस्ट्रिया के पक्ष में चला जाता है। कुछ लोगों ने कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना भी की। मैं कई बार इसको रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोग एक पॉइंट इसका मिस मत करिएगा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएंगे। यहाँ से आप समझ जाएंगे तो आगे जब मैं जुत्सेपे मेज़नी को बताऊंगा, गैरिबाल्डी को बताऊंगा, काबूल को बताऊंगा, तो आप आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। वाटरलू में नेपोलियन पराजय होता है। वाटरलू की लड़ाई कब हुई है? वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुई है। परमा की रानी ऑस्ट्रिया पर शासन कर रही हैं, ये भी आप मत भूलिएगा। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप इटली में भी क्रांति हुई। परमा और मोडेना में व्यापक स्तर पर विद्रोह होते हैं। अब कुछ बाधाएं हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। बाधाएं क्या हैं? बाधाएं, पहली बाधाएं ये हैं कि 8 राज्य हैं, उनके नियम कायदे कानून अलग अलग हैं। उनमें 8 राज्य जो हैं उनमें आपसी एकता का अभाव है। आपसी एकता का अभाव है। आपसी एकता का अभाव है उनके अंदर। पहला पॉइंट तो ये है। एजेंडा अलग अलग है इनका, एजेंडा अलग अलग है इनका। जब एजेंडा अलग अलग है तो किसी खास मुद्दे पर, किसी खास पहलू पर ये आपस में एक नहीं हो पाएंगे।
8 आप जो हैं राज्य हैं वो उनमें आपसी एकता का अभाव है। इनका एजेंडा यानी तौर तरीका जो है काम करने का अलग है। और अगला पॉइंट है यहाँ सामंत हैं, और आपको मालूम है जो सामंत होते हैं, सामंत इधर से फैन चल रहा है तो फैन जब इस मार्कर पर पड़ता है ना तो नहीं चल पाता है, तो इधर से मैं ओट लिया हूँ तो ये चल रहा है। सामंत जो हैं ये भूमि के मालिक होते थे, ये भूमि के मालिक होते थे। छोटे छोटे भूमि के जो टुकड़े हैं इन पर ये शासन करते थे, और इनको डर है कि अगर आपसी एकता आएगी तो ये भूमि जो है हमसे छीन करके एक जो इटली का एकीकरण जो हम एक राष्ट्र के रूप में देखेंगे उसमें चली जाएगी, तो हमारा फ़ायदा बहुत कम होने वाला है, हमारी ज़मीन छिन जाएगी। और ऑस्ट्रिया हंगरी यह नहीं चाह रहे हैं कि इटली का एकीकरण हो, और सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जब 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है, नेपोलियन हारता है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है जो वियना सम्मेलन होता है 1815 में ही। इस वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़े हिस्से पर इटली के शासन प्रत्यक्ष रूप से जमाता है, और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी परमा पर भी शासन करती हैं। तो ऑस्ट्रिया नहीं चाह रहा है इटली का एकीकरण हो, ठीक है। इंग्लैंड की तरह ही आर्थिक विकास यहाँ नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। इंग्लैंड में आर्थिक विकास है, जर्मनी और यहाँ पर आर्थिक विकास नहीं है। कुल मिलाकर के आज मैंने इस पूरे लेक्चर को लिया। मैं एक बार फिर से बताऊं कि 19वीं शताब्दी में इटली एक भौगोलिक इकाई है, राजनीतिक इकाई नहीं है, और इटली नाम का कोई ऐसा कोई देश नहीं है। इसमें अनेक राज्य हैं जिनके आपसी हित बिल्कुल भी अलग हैं। 8 राज्य हैं, उनमें सार्डिनिया है जिनमें सेवाय वंश का शासन है, और 2 सिसिलियों का राज्य है, उस पर स्पेन शासन कर रहा है, स्पेन का बूर्बो वंश का शासन है। और जो परमा है, परमा पर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी शासन कर रही हैं। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का शासन है। तो मतलब अलग अलग जो 8 राज्यों में विभक्त है इटली, उस पर अलग अलग वंश के शासन कर रहे हैं, और इनमें आपसी एकता का अभाव है, और शासन से ये हाथ धो लेंगे, इसलिए आपस में मिल करके नहीं एकीकरण के राह में आगे आ रहे हैं। 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं आगे चल करके, जिनसे इटली में राष्ट्रवाद का उदय होता है, संस्थाओं का जन्म होता है। नेपोलियन की जो इटली विजय होती है वो एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी नेपोलियन की जो इटली विजय है वो इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आने वाली है। उत्तरी इटली जब ऑस्ट्रिया के हिस्से में पूरा उत्तरी इटली का हिस्सा आता है, जब 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हारता है, वियना सम्मेलन होता है, कानबोरेरी नामक संस्था की स्थापना की जाती है। 1820 का नेपल्स विद्रोह होता है, इसमें कार्बोनरी का ही हाथ था। उत्तरी इटली का जो हिस्सा ऑस्ट्रिया के पक्ष में आया था वो वियना सम्मेलन का ही एक रूप है। वाटरलू 1815 नेपोलियन पराजित हुआ। मैं कई बार बता रहा हूँ, परमा पर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी का शासन है। 1830 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें इटली आगे आता है, यानी 1830 की क्रांति के फलस्वरूप इटली में भी क्रांति की सुगबुगाहट होती है, यानी क्रांति शुरू होती है। परमा और मोडेना नामक राज्य ऐसे हैं जहां पर क्रांतियों की शुरुआत होती है, विद्रोह होते हैं। बाधाएं इसमें यही हैं कि जो 8 राज्य हैं उनमें आपसी एकता का भाव है, एजेंडा अलग अलग है, सामंत हैं, उन्हें डर लग रहा है कि उनकी भूमि छीन करके चली जाएगी। ऑस्ट्रिया बिल्कुल पक्ष में नहीं है, हंगरी गौड़ चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत खिलाफ हैं, ये बाधाएं हैं, और इंग्लैंड की तरह आपके इसका विकास नहीं हुआ है। कुछ पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि मध्य इटली पर ये पोप के नियंत्रण में है। मध्य इटली का जो क्षेत्र है, मध्य इटली ये पोप के नियंत्रण में है, और जो पोप है यह पोप रोम का सम्राट है, और ये वही रोम की बात की मैं कर रहा हूँ जो इटली की राजधानी है। और रोम जो है इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि जो ये कैथोलिक चर्च हैं, ये आठों कैथोलिक चर्च हैं, बहुत ध्यान से समझना है।
इनमें बहुत मुश्किल तो है, आपसी एकता का भाव है, लेकिन ये समझना है जो 8 के 8 राज्य हैं ये कैथोलिक चर्च हैं, ये एक ही नस्ल के लोग हैं, इसीलिए आगे चल करके एक भी हो जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आगे चल करके एक भी हो जाएंगे, क्योंकि ये 8 के 8 राज्य कैथोलिक चर्च हैं, आपकी किताब में नहीं मिलने वाला है ये। और ये जो चीज़ें हैं ये आगे चल करके एक ही नस्ल के हैं, एक ही भाषा को बोलने वाले लोग हैं। तो लेकिन समस्या है कि आपसी एकता का भाव है, वो अपने हित के लिए आपस में एक नहीं होने वाले हैं। बाकी कुछ चीज़ें मैं मेंशन कमेंट बॉक्स में कर दूंगा जो मुझको सरलतम लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।